हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस। नैन्सरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है एंड आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा। आज से आप सभी को यहाँ पर जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार करंट अफेयर्स की। आज का आपका पहला प्रश्न है कि किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन से आपके मेरठ, मैनपुरी, लखीमपुर या फिर बहराइच। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। तो आपका जो मेरठ शहर है, आपके मेरठ में जो है यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, जो कि आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने? मोदी जी ने किया है। ठीक है। आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि यूपी का जो प्रथम खेल विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी याद रखना है। पहले खेल विश्वविद्यालय का नाम है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि यूपी का जो पहला खेल विश्वविद्यालय जिसका हाल ही में शिलान्यास हुआ है, जिसका शिलान्यास आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। तो यूपी का ये पहला खेल विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, आप वीवी से समझ जाना, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अभी आपको ये जानना है कि ये मेजर ध्यानचंद्र जी थे कौन, जिनके नाम पर आपके यूपी ने जो है खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो ये जो है आपके एक हॉकी के प्लेयर थे। कौन थे? हॉकी प्लेयर थे आपके, मेजर ध्यानचंद्र जी थे। ठीक, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इनकी जो जन्म तिथि है, इनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ और कितनी अच्छी बात है कि आपके जो मेजर ध्यानचंद्र जी हैं, इनकी जन्म तिथि के अवसर पर ही आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो ये जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी याद रखना है। तो इनकी जन्मतिथि कब पड़ती है? इनकी जन्मतिथि पड़ती है 29 अगस्त को पड़ती है। ठीक है, 29 अगस्त को पड़ती है, जिस वजह से इन्हीं की जन्मतिथि के अवसर पर जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में यही पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किसकी जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। तो आंसर होगा आपका मेजर ध्यानचंद्र जी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये हॉकी के प्लेयर थे। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं यूपी का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है वो आपका मेरठ में खोला गया है। नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में इसके आने के पूरे चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़ना है इन सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि देश का पहला फर्स्ट आपका एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आपका हिमाचल जो है आपका पहला देश का, मतलब भारत का, इंडिया का आपका पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश बनने को है। ठीक है, आपका जो एलपीजी होता है, एलपीजी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एलपीजी आपका क्या है? एलपीजी का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? लिक्विफाइड। कई बार आपसे एग्जाम से पूछ लिया जाता है एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसे रसोई गैस भी कहते हैं। क्या? रसोई गैस भी कहते हैं। ठीक, अब आता है आपका कि जो आपके एलपीजी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो है आपका जो एलपीजी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ठीक, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग एलपीजी के बारे में। साथ ही साथ ये भी समझ गए कि आपका इंडिया का फर्स्ट जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश बना है वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश का आपको बॉर्डर से याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो वो हैं आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आपका तिब्बत। एंड वन इम्पॉर्टेंट, कौन सा? आपको यूपी भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश आपका यूपी से भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यूपी को काउंट ही नहीं करते, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इतनी कम जो सीमा साझा करता है ना यूपी से कि हम मैप को देखने में भूल ही जाते हैं
हमें लगता ही नहीं है कि यूपी से भी सीमा साझा कर सकता है हिमाचल प्रदेश। तो आपको यहाँ पर यूपी जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से भी आपका हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। यूपी का एक जिला है सहारनपुर, नाम है जिसका सहारनपुर, जो कि आपका यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है। सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। आपका एक ही राज्य है यूपी का जो आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है आपका सहारनपुर। तो आई होप यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके जिस भी राज्य ने लिया है, ये आपको अभी पता चलेगा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? बहुत अच्छी बात है ये। ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश तथा केरल हाई कोर्ट दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप जान चुके होंगे कि आपका यूपी हाई कोर्ट तो नहीं हो सकता है, ये है आपका केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने जो है हाल ही में जो है पहली पेपरलेस अदालत जो है उसका शुभारंभ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली पेपरलेस अदालत आपका केरला हाई कोर्ट बना है। एंड एट द सेम टाइम आप सभी को एक चीज़ और याद रखनी है, वो है ये कि जो आपका हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट आपकी जो रिटें जारी करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आपका जो हाई कोर्ट है वो आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपकी रिटें जारी करता है। वहीं आपका जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपकी रिटें जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों बता दिए। ये आपका उच्चतम न्यायालय का है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। वहीं आपका 226 वाला जो है वो आपका उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय आपका 226 के अंतर्गत जो है रिटें जारी करता है, वहीं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिटें जारी करता है, ठीक है। एंड आप सभी को ये भी पता होगा कि जो रिटें जारी करने में ज़्यादा पावरफुल कौन है? आपका उच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय है? तो वो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है। रिटों के मामले में ज़्यादा पावर आपके उच्च न्यायालय को है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? कितनी अच्छी बात है। ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए महिलाओं के लिए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और लड़कियां भी आगे आएँ। तो ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो आप जान गए होंगे कि ये यूपी जैसे राज्य का काम नहीं हो सकता है, बिकॉज यूपी थोड़ा सा अभी पीछे है, बट आई होप जल्दी आगे आएगा इन सब कामों में भी। तो आपके ऑप्शन मुझे तो इन दोनों में से लगते हैं एंड आप सबको पता नहीं कौन सा लग रहा होगा। एंड मुझे पता है आप लोग इतने तेज़ हैं कि आपको पता होगा कि इन दोनों ऑप्शंस में ही कोई एक हो सकता है। तो वो है आपका तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु ने ही आपका महिलाओं के लिए नई जो नीति है 2021 उसका जो है शुभारंभ किया है। आपको ये भी याद रखना है कि आपका तमिलनाडु जो है केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। किससे? केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए मैं आपको जो भी राज्य आता है तो बता देती हूँ कि केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों से आपका तमिलनाडु जो है वो सीमा साझा करता है, ठीक। तो ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप सभी को लग रहा होगा ये तो सारे क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट बोल रही हैं, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए आपको बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इन क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर जब कभी भी आपसे पहला जो फर्स्ट की बात की जाती है ना कि फर्स्ट राज्य कौन सा बना या फिर फर्स्ट वुमन या फिर फर्स्ट कोई भी आपका इनिशिएटिव लिया गया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए। परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की संभावना ज़्यादा रहती है जो फर्स्ट टाइम हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, ठीक। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बार बार रिवाइज कीजिए, आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था जो आप समझ चुके होंगे कि डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है पेंशन भोगियों के लिए? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो आपका जो उड़ीसा राज्य है वो आपके पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल सेवा लागू करने वाला आपका फर्स्ट जो है आपका राज्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रेलवे बोर्ड का जो नया चेयरमैन है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो है आपके ऑप्शन हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, DS नानावरे, HS शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे बोर्ड का जो नया चेयरमैन है वो आपके विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। किसको? विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन है आपका कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन के निदेशक का कार्य जो पदभार है वो किसने संभाला है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन जो आपकी IOCL है उसके पाइपलाइन के निदेशक का पदभार किसने संभाला है। ऑप्शन हैं आपके जसप्रीत चंडी, निशी वासुदेव, अलका महेश्वरी या फिर DS नानवरे। तो आपको बता दें सबसे पहले तो IOCL के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि IOCL आपका है क्या या फिर इसका जो गठन है कब हुआ था। तो IOCL जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम पहले से पता चल गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो इसकी स्थापना है आपकी IOCL की काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। स्थापना आपकी 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। वहीं आपका जो IOCL है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक। साथ ही साथ आपको अध्यक्ष भी याद रखना है कि IOCL के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो अध्यक्ष हैं आपके संजीव सिंह जी हैं। कौन है? संजीव सिंह जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप IOCL के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब आपको समझ लग गया होगा कि IOCL है क्या। और साथ ही साथ आपको बताना है कि जो पाइपलाइन के निदेशक का पदभार है वो किसने संभाला है। तो वो आपके जो DS नानावरे हैं इन्होंने संभाला है, ठीक है। किसने? DS नानावरे ने, ठीक। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो GK पिल्लई हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो 97 वर्ष के थे। तो वो क्या थे, ठीक। ऑप्शन हैं आपके मलयाली अभिनेता, पत्रकार, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो आपके GK पिल्लई जी हैं इनका हाल ही में निधन हुआ है। 97 ईयर्स के ये थे। तो ये जो हैं आपके क्या थे, मतलब ये क्या थे? पहले मलयाली अभिनेता थे या फिर पत्रकार थे या फिर वैज्ञानिक थे। तो ये जो हैं आपके मलयाली अभिनेता थे। GK पिल्लई जी आपके जो है मलयाली अभिनेता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका निधन से बनता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि एक अपना जैसे कॉपी, जिस भी कॉपी में आप अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में शुरुआत के कम से कम 10-12 पेज छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। उन पेजों को छोड़ के आप पहले पेज पर अपना जो भी आपके नई नियुक्तियां होती हैं उनको लिखा कीजिए। अगले पेज पर जिनके निधन हुए हैं वो लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आप लिखा करिए कि जो डेज आपके जो सेलिब्रेट होते हैं कि कौन सा दिन किस दिन पर, दिवस आपके जिसे आप कहते हैं, दिवस वाला आप पेज एक बनाइए, ठीक। इस तरीके से आप कैटेगराइज कीजिए तो आपको चीज़ें बनी रहेंगी और बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो आपका सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है। ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो आपकी सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। याद रखना है हिमाचल प्रदेश की सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं काफ़ी। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, क्या क्या? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को मैं NP लिख दे रही, आप समझ जाना कि नेशनल पार्क लिखा है, ठीक है। दूसरा है आपका पिनघाटी नेशनल पार्क। एंड थर्ड है आपका, ये आपका अभ्यारण्य है रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है आपसे रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दूसरा है आपका पिनघाटी नेशनल पार्क एंड थर्ड है आपका अभ्यारण्य, ठीक है, वो है रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन हैं आपके सेबी के साथ, इंडियन ऑयल ऑफ बिजनेस के साथ, IOCL के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वन अर्थव्यवस्था जो है उसको सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ जो है साझेदारी की है। सबसे पहले तो सेबी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि सेबी है क्या। तो जो सेबी है, सेबी का पूरा नाम है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसका जो गठन है वो कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हेडक्वार्टर आपके मुंबई में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? मुंबई में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप सेबी के बारे में जान चुके हैं और आईयूसीएल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको याद रखने कि आईयूसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आईयूसीएल का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है आईयूसीएल का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था कि झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है आपकी वन अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए। तो वो आपकी जो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किसके साथ? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए कि ये कैसे हुआ, या फिर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन हैं BS पठानिया, अविनाश चंद्र, बलदेव सिंह या फिर किशोर कुमार यदम। तो बताना है आपका जो सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 है उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके पहले तो आपको सीईओ का पूरा नाम पता होना चाहिए कि सीईओ जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, कई बार हम लोग ऐसे रट लेते हैं कि सीईओ, बट हमें पता नहीं होता कि उसका पूरा नाम क्या है। तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, तो आपके जो सीईओ विनर ऑफ द ईयर हैं वो आपके चुने गए हैं, आपके किशोर कुमार येदम साहब को चुना गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीईओ विनर ऑफ द ईयर आपके किशोर कुमार येदम जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना। ऑप्शन है आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक। तो आपका 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप जो है आपका टिकटॉक बना है। थोड़ा सा फ़नी क्वेश्चन है, मुझे भी फ़नी लगा था एंड आपको भी फ़नी लगेगा कि जो टिकटॉक है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग टिकटॉक को ज़्यादा अपना रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फनी है, थोड़ा सा बस मज़े के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि किसे अवार्ड ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणम, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो अवार्ड ऑफ कनाडा है उससे किसे किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो है आपके डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणम को भी, नवजीत सिंह ढिल्लो को भी और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों को सम्मानित किया गया। इसीलिए आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी व्यक्ति वो हैं जिनको आपका अवार्ड ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है। ठीक, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन है आपके ट्रेन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन इंस्पेक्टर या फिर ट्रेन पर्सन। तो जो आपका रेलवे, भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे में ट्रेन के गार्ड का जो पद का नाम है वो बदलकर क्या रख दिया है, आपको बताना था यहाँ पर। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर क्या नाम रख दिया होगा। तो वो आपका रखा था ट्रेन मैनेजर। क्या? ट्रेन मैनेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन मैनेजर रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 जो विकेट हैं वो पूरे किए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये सारे क्वेश्चन आपके कई बार परीक्षा में बनते रहते हैं इस तरीके के। ठीक, तो ऑप्शन है आपके मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा या विराट कोहली। तो भारतीय गेंदबाज जो हैं कौन है ऐसे, जो आपके ऑप्शन दिए इनमें से कौन है जिन्होंने विदेशी धरती पर जो है 100 विकेट पूरे किए हैं। ठीक, तो वो आपके जसप्रीत बुमराह जी ने आपके जो है 100 विकेट पूरे किए हैं, वो भी विदेशी धरती पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आपसे कि सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई टीम। अब यहाँ पर फर्स्ट भारतीय एशियाई टीम की बात की जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपसे आप कि पहली एशियाई आपकी टीम पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शन हैं आपके भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जो आपकी एशियाई टीम है वो टेस्ट मैच, सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाली, वो आपकी भारत बनी है। बहुत अच्छी बात है ये कि आपका इंडिया बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ई रूपी को लागू करने के लिए NCPI और SBI के साथ साझेदारी की है। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने आपका ई रूपी को लागू करने के लिए NCPI और SBI के साथ जो है आपका जो है साझेदारी की है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तो आपको NCPI और SBI के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि ये है क्या। तो आपका NCPI है, NCPI का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक,
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ये जो आपका है NCPI नहीं है, NPCI होता है, ठीक है, NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका जो गठन है वो कब हुआ था NPCI का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हेडक्वार्टर इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। कहाँ? मुंबई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं SBI के बारे में आप सभी को पता होगा कि SBI है जो है, SBI का पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, SBI जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक और सबसे पुरानी बैंक है। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो वो आपकी SBI है, ठीक है। साथ ही साथ SBI के जो हेडक्वार्टर हैं वो भी आपके मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? मुंबई में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ साझेदारी की है, तो वो है आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है, आपके कर्नाटक राज्य ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और आपके जो SBI है उनके साथ साझेदारी की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके झांसी मेट्रो रेल परियोजना, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो PM है उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो है आपकी कानपुर जो मेट्रो रेल परियोजना है, यहाँ पर आपका उद्घाटन किया है मेट्रो रेल परियोजना का, ठीक है। तो कानपुर में आपकी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया, यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसे आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पर ब्लॉकचेन आधारित डिग्री की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। डेटा की सिक्योरिटी के लिए ही ये सारी चीज़ें आपकी न्यू टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट की जाती हैं। तो उन सबको, जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उन सबको याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, या फिर IIT दिल्ली। तो जो आपका ब्लॉकचेन आधारित डिग्री जो है, डिजिटल डिग्री देने का जो शुभारंभ है वो IIT कानपुर में किया गया है, वो भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, या फिर कांचीपुरम। बताना है आपको कि किस तमिलनाडु का जो है कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली जो CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया गया है, तो वो है आपका चेन्नई। आपके चेन्नई जो शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे कर दिया है? ऑप्शन है आपके झांसी रेलवे स्टेशन का, वाराबंकी रेलवे स्टेशन का, मेरठ रेलवे स्टेशन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने आपके झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रख दिया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अटल नवाचार रैंकिंग है, जो आपकी अटल नवाचार रैंकिंग जारी की जाती है, वो किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी अटल नवाचार रैंकिंग है वो आपकी शिक्षा मंत्रालय व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा जो है आपकी जारी की गई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय, या फिर WHO। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका 4th राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है वो आपका किसने जारी किया है? तो ये आपका नीति आयोग ने जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। आपका जो नीति आयोग है इसका पूरा नाम है, जैसे आप नीति आयोग लिखेंगे NITI, ठीक। तो जो आपका NITI है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी आपका 2015 को इसका गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग का गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? हेडक्वार्टर जो है आपके न्यू दिल्ली में। एनडी लिख देती हूँ, आप समझ जाना है न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक। जो आपका नीति आयोग है इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहते थे। कब? 2015 के पहले। वहीं 2015 से आपकी योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाने लगा है, ठीक है। इनके जो चेयरपर्सन होते हैं आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपके जो चेयरपर्सन है वो पीएम होते हैं, ठीक है। जो भी आपका प्रधानमंत्री होंगे वो आपके नीति आयोग के जो है चेयरपर्सन होंगे, ठीक। तो आपके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, याद रखना है आपको। वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और नीति आयोग के बारे में याद रखना है कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये सेवाएं देता है। क्या? सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में यही आपका सेवाएं देता है, इसीलिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जान चुके होंगे। WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि WHO क्या है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपकी हुई थी WHO की 1948 में आपकी स्थापना हुई थी। वहीं हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। स्थापना हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके WHO के। तो हेडक्वार्टर हैं इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है आपका, वहाँ पर आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं आपके WHO के, ठीक है। साथ ही साथ महानिदेशक कौन है आपके WHO के? तो वो है टेड्रोस, ठीक है। कौन है? टेड्रोस एडहानोक, ठीक। टेड्रोस एडहानोक, ठीक है। याद रखना है आपको कि कौन है आपके WHO के जो महानिदेशक हैं वो है टेड्रोस एडहानोक। तो कौन है? टेड्रोस एडहानोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके महानिदेशक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं WHO के। हाल ही में आपका WHO बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, तो आप सभी को पता भी होगा, ठीक। तो आई होप यहाँ पर आपको नीति आयोग और WHO के बारे में ठीक से समझ में आया होगा। जो आपका चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है वो आपके नीति आयोग ने ही जारी किया है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बड़े राज्य हैं उनमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है आपके केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो केरल है वो आपका समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर रहा है। वहीं आपका अंतिम स्थान आपके यूपी को प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, अंतिम स्थान भी, ठीक है। अंतिम स्थान आपके यूपी को दिया गया है। वहीं आपका तमिलनाडु जो है आपका सेकंड नंबर पर है, और आपके थर्ड नंबर पर कौन है? थर्ड नंबर पर आपका तेलंगाना है। याद रखना है, फर्स्ट पर केरल है, सेकंड नंबर पर आपका तमिलनाडु एंड थर्ड पर आपका तेलंगाना है, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका स्थान दिया गया है इस सूचकांक में तो वो आपके किसको दिया गया है? वो आपका उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो है आपका सुशासन सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है सुशासन सूचकांक। जो सुशासन सूचकांक है जिसे GGI कहते हैं, किसने जारी किया? ऑप्शन हैं आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो सुशासन सूचकांक है GGI। पहले तो GGI का फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। GGI का फुल फॉर्म होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो है किसने जारी किया है, ठीक। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है आपका किसने जारी किया है आपको बताना है। इनमें से ऑप्शंस हैं, तो ये आपका अमित शाह जी ने जो है आपका जारी किया है। किसने? अमित शाह जी ने जारी किया है। साथ ही साथ आपको GGI के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका अमित शाह जी ने आपका जो है जारी किया है।
साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपका 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को ये आपका रिलीज़ किया गया है। चूँकि मैं आपको जनवरी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है और इसकी चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपका 25 दिसंबर 2021 को आपका रिलीज़ किया गया था। इस सूचकांक को जो है प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो सूचकांक है ये जारी तो आपका अमित शाह जी के द्वारा किया गया, लेकिन आपका जो है ये सूचकांक किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपका विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो ये सूचकांक है वो प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जीजीआई के बारे में जाननी है। जैसे आपका ये जो आपका सूचकांक है ये आपका 10 क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया। कितना? 10 क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया है और आपकी जो है 58 संकेतक जो है उसमें जारी किया गया है। 58 संकेतक में जारी किया गया और आपके 10 क्षेत्रों में जारी किया गया है। ठीक है, याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है आपका किस विषय पर केंद्रित है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस विषय पर केंद्रित है आपका ये सूचकांक। तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर आपका जो है जीजीआई जो है आपका केंद्रित रहता है। ठीक है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। कुछ और भी चीज़ें आपको याद रखनी है। जीजीआई में जो आपका समूह ए है, समूह ए में आपका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समूह ए में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो आपके गुजरात को प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे कि जीजीआई में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपका समूह ए में फर्स्ट मतलब शीर्ष पर जो है कौन है, तो वो आपका गुजरात है। वहीं आपका समूह वी में जो है आपके फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। समूह बी में आपका एमपी है। वहीं आपके पहाड़ी राज्यों में कौन है फर्स्ट नंबर पर शीर्ष पर, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो आपका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। ये तो आपके बाकी सारे राज्यों की स्थिति हो गई जो आप जान चुके हैं कि समूह ए में आपका गुजरात शीर्ष पर है, समूह बी में आपका एमपी शीर्ष पर है और पहाड़ी राज्यों में आपका हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। वहीं आपका केंद्र शासित प्रदेशों में जीजीआई में आपका दिल्ली शीर्ष पर है। अब थोड़ा सा प्यारे यूपी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपका यूपी जो है आपका समूह बी में आता है। किस में? आपका यूपी जो है जीजीआई के बारे में समूह बी में रखा गया है। ठीक, समूह बी में इसको कौन सा स्थान प्राप्त है, तो स्थान इसका है फिफ्थ स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिफ्थ स्थान। ठीक है, याद रखना है कि आपका यूपी का फिफ्थ स्थान है। वहीं बिहार का भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बिहार जो है आपका जीजीआई में कहाँ पर लाई करता है, तो बिहार का 6th है, 6वां स्थान आपके बिहार का है। ठीक, इन लास्ट आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपका सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि आपका सुशासन दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपका सुशासन जो दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग जीजीआई के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी जान चुके हैं। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है एंड मैंने सारी चीज़ें कवर भी की हैं। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। इन्हीं में आपका सुशासन सूचकांक से संबंधित है। यदि कोई प्रश्न आता है तो आप जरूर कर पाएंगे इसको। ठीक, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट था। ये आपका सूचकांक किसने जारी किया था, आपके अमित शाह जी ने जारी किया था। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखने की किस विभाग ने तैयार किया है और आपका किस विषय पर केंद्रित है, कितने क्षेत्रों में जारी किया गया है, समूह ए में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सारी चीज़ें आपने जान ली हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि 2021 जीजीआई में कितने संकेतक शामिल किए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन है आपके 10, 58, 50 या फिर 92। तो आपका जो जीजीआई है वो आपके कितने संकेतक में जारी किया गया, 58 आपके संकेतक में जारी किया गया और आपके 10 क्षेत्रों में जारी किया गया। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 क्षेत्र में जारी किया गया। ये 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस याद रखना है खाली कि कौन कौन से क्षेत्र में है जो है ये जारी किया गया है। ठीक, तो इसके जो 10 आपके क्षेत्र दिए गए हैं कि आपका जीजीआई 10 क्षेत्रों में जारी किया गया है, वो 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हैं आपके कृषि और संबद्ध क्षेत्र,
दूसरा है आपका वाणिज्य और उद्योग, थर्ड है आपका मानव संसाधन विकास, फोर्थ है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, फिफ्थ है आपका सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता, सिक्स है आपका जो है आर्थिक शासन, एंड सेवन्थ नंबर पर है आपका समाज कल्याण और विकास, एट्थ नंबर पर है आपका न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, नाइन्थ नंबर पर है आपका पर्यावरण, एंड 10th नंबर पर है आपका नागरिक केंद्रित शासन। क्या? नागरिक केंद्रित शासन। तो आई होप यहाँ पर आप सारी चीज़ें जीजीआई के बारे में जान चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 एशिया कप खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर चीन। तो आपका जो अंडर 19 एशिया कप खिताब है वो आपके भारत ने जीता है, आपके प्यारे भारत ने जीता है, इसीलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा कि अंडर 19 एशिया कप खिताब आपके इंडिया ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं आपके झारखंड, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो केंद्र ने जो है जल जीवन मिशन के लिए आपके जो है किस राज्य को आपके 9,544 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दी है, वो आपका कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो वो है आपका झारखंड, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस किसने मनाया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं इसरो, DRDO, NTPC या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि 1 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो भी 64वां। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो है क्या आपका? इसरो जो है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ठीक है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी इसरो की स्थापना। ठीक, साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका। तो यहाँ पर आप इसरो के बारे में जान चुके हैं कि इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1969 में की थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, DRDO को जो है क्या कहते हैं? DRDO का पूरा नाम क्या है? DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ आपकी DRDO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी आपकी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, साथ ही साथ इनका पूरा नाम और हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, DRDO के हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनके जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन जो हैं वो हैं आपके जी सतीश रेड्डी। क्या? जी सतीश रेड्डी। तो यहाँ पर आप लोग DRDO के बारे में जान चुके हैं कि DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं और आपके जी सतीश रेड्डी जो हैं आपके क्या है? चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरमैन है। ठीक, चलते हैं NTPC की ओर। NTPC का पूरा नाम क्या है? NTPC का पूरा नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी स्थापना और आपके हेडक्वार्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक, NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन।
लिमिटेड। ठीक, वहीं इनकी स्थापना आपको 1975 में देखने को मिलती है। कब? 1975 में आपकी एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। एंड इनके जो हेडक्वार्टर है एनटीपीसी की वो आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इनके जो चेयरमैन और एमडी हैं वो हैं आपके गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गुरदीप सिंह। ठीक, तो ये जो है आपका इसरो, डीआरडीओ और एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। तो आपको बताना था कि आपका 1 जनवरी को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, तो वो आपके डीआरडीओ ने सेलिब्रेट किया है, अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने 2026 तक एक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। इनमें से आपका कौन सा ऐसा देश है जिसने एक आर्टिफिशियल जो है सन यानी कि कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आपके चीन, जापान, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो आपको बताना है कि कृत्रिम सूर्य जो है बनाने की घोषणा किसने की है, वो भी 2026 तक। आपको समय भी याद रखना है कि 2026 तक। हो सकता है ऑप्शन में आपसे टाइम ही पूछ ले कि कब तक बनाने की घोषणा की है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए 2026 तक बनाने की घोषणा की है। ठीक, साथ ही साथ आपको चीन की कैपिटल पता होनी चाहिए। चीन की कैपिटल आपकी बीजिंग है, बीजिंग। और आपकी जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो। उत्तरी कोरिया की कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की कैपिटल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक, तो आपकी उत्तरी कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। प्योंगयांग। ठीक, साथ ही साथ आपकी जो दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया की कैपिटल कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल। क्या है? सियोल है। यहाँ पर शायद आपको प्योंगयांग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख के दिखा दे रही क्योंकि कभी कभी ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ चलने लगता है। तो आपकी उत्तरी कोरिया की कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, आप लिख लेना प्योंगयांग। ठीक, ठीक है। आपके दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या बनती है? सियोल बनती है। ठीक, ऐसे आप रख लेना कि आपका साउथ कोरिया है तो एस से स्टार्ट होगा तो वो सियोल है। ठीक है, बाकी प्योंगयांग आप याद रख लेना, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की कैपिटल क्या थी। ठीक, वहीं आपको एक चीज़ और याद रखना है कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से आपका 38 डिग्री जो पैरेलल चैनल है वो अलग करता है। ठीक है, 38 डिग्री आपका पैरेलल जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आपके जो कृत्रिम सूर्य है, कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा आपके साउथ कोरिया ने यानी कि दक्षिणी कोरिया ने की है। किसने? साउथ कोरिया ने की है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके डी के त्रिपाठी, चंद्रभान सिंह, उदित सिंह या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो रेलवे आपका बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष और सीईओ किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो आपके डी के जो त्रिपाठी जी हैं इनको आपका रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके द्वीपों से संबंधित है कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि आपका ऐसा कौन सा देश है, ऑप्शंस में जो दिए गए हैं जिनमें से आपका कौन सा ऐसा देश है जिसने महारानी एलिजाबेथ जो है इनके नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर तस्मानिया। बताना है आपको। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है, ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। ध्यान से शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो सबसे बड़ा आपका द्वीप, वहीं आपका सबसे छोटा महाद्वीप आपका यही है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान चुके होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कैपिटल क्या है? कैनबरा देखने को मिलती है। वहीं आपका जो सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि
जो आपका 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी बन गई है। ये फर्स्ट अमेरिकी कंपनी की बात की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आपकी जो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य है उस तक पहुंचने वाली अमेरिका की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। ऑप्शन है आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर वीवो। तो वो है आपकी एप्पल। कौन है? एप्पल। जो है एप्पल है जो है आपकी, वो आपकी 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन चुकी है। ठीक है, वहीं आपका जो एप्पल है, एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। 1976 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसकी कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया, ठीक, हेडक्वार्टर आपके कैलिफोर्निया में देखने को मिलते हैं। वहीं आपको इनके सीईओ पता होना चाहिए। इनके सीईओ का नाम है टिम कुक। क्या नाम है? टिम कुक। और जो आपके टिम कुक हैं, कौन है? सीईओ हैं। फाउंडर कौन है? फाउंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आपके एप्पल के फाउंडर कौन है, तो वो आपके स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स इनके फाउंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, कि इनके फाउंडर कौन है, तो वो स्टीव जॉब्स साहब हैं। वहीं सीईओ आपके कौन है? टिम कुक हैं। और आपके कैलिफोर्निया में, आपके यूएस में आपके इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। वहीं आपकी एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी। एप्पल आपकी फर्स्ट अमेरिकी कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक को क्रॉस किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी। आपको बताना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। पहले तो आप ब्रेल का मतलब जान लीजिए। जो आपकी ये ब्रेल है, ये आपकी एक लिपि है, ब्रेल लिपि। किसके लिए होती है? ऐसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। अब जो देख नहीं सकते तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबको अधिकार दिया गया है ये तो ये जो ब्रेल लिपि है, एक ऐसी लिपि है जो आपके अंधे लोगों के लिए होती है, मतलब जो देख नहीं सकते। तो इस ब्रेल लिपि में होता क्या है, आपके जो 6 डॉट्स हैं, इन 6 डॉट्स से आपकी जो ब्रेल लिपि है वो बनी होती है। टोटल 6 डॉट्स होते हैं इसमें। ठीक, ये 6 डॉट्स हैं, इन पर आपकी जो है लिपि बनी है। इसमें जो है अक्षर जो है वो थोड़े थोड़े से उभरे रहते हैं। तो आपके जो देख नहीं सकते जो लोग, उनको टच करके, उनको फील करके जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर ब्रेल लिपि समझ गए होंगे कि ब्रेल लिपि आपकी किसके लिए? बेसिकली उन लोगों के लिए जो देखने में सक्षम नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था। किसने? लुई ब्रेल ने आपका ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर आपका जो है ब्रेल लिपि सेलिब्रेट होता है। तो ब्रेल जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को आपका ब्रेल दिवस सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। ऑप्शन है आपकी मिताली राज, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि साल का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है आपकी मंधाना जी को जो है घोषित किया गया, स्मृति मंधाना जी को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो वाटर टैक्सी सर्विस है वो शुरू की जाएगी। कहाँ पर शुरू की जाएगी आपको बताना है। वाटर टैक्सी सर्विस, ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो आपकी जो वाटर टैक्सी सर्विस है वो आपकी मुंबई में शुरू की जाएगी। कहाँ पर? मुंबई में, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ये फर्स्ट टाइम है जब आपकी जो है इस जो भी देश होगा आपका, उसने पहली बार आपका यूरोपीय संघ परिषद जो है आपकी उसकी अध्यक्षता जो है संभाली है। ऑप्शन है आपके भारत, चीन, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। तो आपकी फ्रांस जो है, फ्रांस ने जो है फर्स्ट टाइम आपका जो है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त, ये उच्चारित नहीं है, उच्चायुक्त है, उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके यूक्रेन, रूस, बारबाडोस या न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है कि जो एस बालचंद्रन है उन्हें भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें जो है बारबाडोस, ये जो आपका बारबाडोस है, बारबाडोस में आपका नियुक्त किया गया है। ठीक, बारबाडोस की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रिज टाउन है। ब्रिज टाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी कैपिटल। साथ ही साथ बारबाडोस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बारबाडोस आपको जो है जो पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो आपका बारबाडोस है वो आपका कैरिबियन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक, कैरिबियन द्वीप पर स्थित एक देश है। किस पर? कैरिबियन द्वीप पर। ठीक, किसमें है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा बारबाडोस। वहीं कैपिटल आपकी कहाँ बनती है? कैपिटल आपकी ब्रिज टाउन में देखने को मिलती है। ठीक, तो जो है एस बालचंद्रन को हाल ही में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में बारबाडोस में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन है आपके पिपरी उत्तर प्रदेश, ये गांव का नाम है। ठीक है, पिपरी उत्तर प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश, मदुरई आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने मंडी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? मंडी हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? आपको बताना है कि जो फोर्ब्स आपकी जो है पत्रिका, उसमें जो आपकी खिलाड़ियों की सूची जारी की गई उसमें तो सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके वीनस विलियम्स, नाओमी ओसाका, सरीना विलियम्स, या फिर पीवी सिंधु। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका स्थान किसने प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान। आपकी जो फोर्ब्स है एक जो है प्रकाशन और मीडिया कंपनी है। क्या है? एक प्रकाशन और मीडिया कंपनी है, याद रखना है। तो ये जो है पत्रिका अपना जारी करता है, तो उसमें जो है एक लिस्ट जारी की गई है खिलाड़ियों की। तो उसमें आपका जो शीर्ष स्थान है वो आपकी ओसाका, नाओमी ओसाका जी का है। नाओमी ओसाका ये कहाँ की हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपकी ये जापान की हैं, जापान की। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है किस चीज़ की प्लेयर हैं। तो ये आपकी टेनिस प्लेयर हैं। कौन सी हैं? टेनिस प्लेयर हैं आपकी नाओमी ओसाका जी। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान आपका नाओमी ओसाका का है, जो कि आपके जापान की, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, या फिर वीरांगना नगर रेलवे स्टेशन, गुरु गोविंद सिंह रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन है वो आपका कहाँ पर है? पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक, गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहाँ पर आपको केवड़िया रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। तो आपका जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर हाल ही में आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। क्या? एकता नगर रेलवे स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड है कि जो आपकी रतन टाटा जी हैं उनकी बायोग्राफी, रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, एकता शर्मा, निवेदिता सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपकी बुक है रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये आपकी जो बुक है वो थॉमस मैथ्यू जी ने लिखी है। किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय तट रक्षक का जो नया प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके BS पठानिया, अविनाश चंद्र, सुशील गहलोत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो भारतीय तटरक्षक हैं उनका नया जो प्रमुख है वो आपकी BS पठानिया जी को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि BS पठानिया जी को आपका भारतीय तटरक्षक का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यूपी से रिलेटेड है कि आपका उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके अविनाश चंद्र, महादेव सिंह, नीति यादव, या इनमें से कोई नहीं। पहले तो DGP पता होना चाहिए कि ये DGP होता क्या है। तो आपका जो DGP है उसका पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, तो ये आपकी पुलिस में एक पोस्ट होती है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, इसको पुलिस नहीं पढ़ते हैं, खैर हम लोग इसको पुलिस ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको जो पढ़ते हैं वो पुलिस ही पढ़ते हैं। ठीक, तो याद रखना इसको पुलिस पढ़ते हैं। तो DGP का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो है हाल ही में यूपी के जो DGP हैं किनको नियुक्त किया गया आपको बताना था, तो वो आपके अविनाश चंद्र जी को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अविनाश चंद्र जी को आपके यूपी के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपके जो मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? ऑप्शन है आपके 5 लाख या इससे कम,
8 लाख या इससे कम, 10 लाख या इससे कम, 12 लाख या इससे कम। तो जो सरकार है उन्होंने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को जो है 8 लाख रुपए या इससे कम जो है रखने की सिफारिश को मान लिया है। कितना? 8 लाख रुपए या इससे कम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। नाम भी याद रखना है कि अब्दुल्ला हमदोक जो हैं इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये किस देश के थे? ऑप्शन है आपके दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, सोमालिया या फिर सूडान। तो ये जो है आपके सूडान के थे। सूडान के प्रधानमंत्री थे आपके अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है राजनीतिक गतिरोधों के चलते हुए। ठीक है। आपकी दक्षिण अफ्रीका है, इसकी कैपिटल क्या है आपकी? याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 कैपिटल हैं, इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं। पहली तो आपकी जो कार्यपालिका है आपकी दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका आपकी कहाँ पर है? तो आपकी कार्यपालिका देखने को मिलती है प्रीटोरिया में। कहाँ पर देखने को मिलती है? प्रीटोरिया में। ठीक। याद रखना है कार्यपालिका आपकी कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण अफ्रीका की प्रीटोरिया में देखने को मिलती है। ठीक है। वहीं जो विधायिका है वो कहाँ देखने को मिलती है आपको? केप टाउन में। कहाँ? केप टाउन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है विधायिका केप टाउन, मतलब जो विधायक राजधानी है वो आपकी केप टाउन में। ठीक, केप टाउन। एंड थर्ड जो है आपका वो है आपका, आप समझ गए होंगे अब क्या बचा है आपका? अब बचा है आपका न्यायिक। तो न्यायिक जो आपकी कैपिटल है इनकी वो है आपकी, वो देखने को मिलती है आपको, थोड़ा सा डिफरेंट नेम है इनका। अब आप इसको पढ़ के कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या लिखा है। ठीक है। तो इनकी जो न्यायिक कैपिटल है वो है आपकी ब्लॉमफॉन्टेन। क्या है? ब्लॉमफॉन्टेन है। याद रखना है आपको। 3 कैपिटल जो है इनकी वो कौन कौन सी हैं? आपकी जो कार्यपालिका है वो आपकी प्रीटोरिया में देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका की। वहीं आपकी जो विधायी इनकी कैपिटल है वो केप टाउन में देखने को मिलती है। और जो न्यायिक है वो आपकी ब्लॉमफॉन्टेन में। कहाँ पर है? ब्लॉमफॉन्टेन में। याद रखना है आपको। ठीक। नेक्स्ट आपका बनता है नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? तो नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। इनकी कैपिटल काफ़ी डिफरेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है। वही सोमालिया जो है, सोमालिया की कैपिटल आपकी है मोगादिशु। मोगरा नहीं, मोगादिशु। सूडान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। सूडान की कैपिटल है आपकी खार्तूम। ये जो हैं आपकी अफ्रीका के सारे की सारी कंट्रीज़ हैं, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, सोमालिया, सूडान, ये सारी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये आपकी सूडान के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आपकी जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी। क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में कितने पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है। तो ये जो आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स है, इन्होंने जो है आपकी एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की है, उसमें 2021 में दुनिया भर में जो पत्रकार हैं उनका उत्पीड़न हुआ है। तो उनकी संख्या कितनी है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है आपके 488 पत्रकार, 500 पत्रकार, 400 पत्रकार या फिर 300 पत्रकार। तो आपके 488 पत्रकार ऐसे हैं जिनका दुनिया भर में उत्पीड़न हुआ है। इनमें से आपके मैक्सिमम तो आपकी चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा वहाँ पर पत्रकारों का। ठीक। तो यहाँ पर जो है आपकी 488 पत्रकार ऐसे हैं जिनका दुनिया भर में उत्पीड़न हुआ है, ऐसा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है उनकी रिपोर्ट ने कहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नया इनिशिएटिव है जो आपके एक राज्य ने लिया है। अब आपको बताना है वो कौन सा राज्य है।
किस राज्य में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस राज्य में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? ऑप्शन से आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका कर्नाटक जो है आपका राज्य ऐसा है जिसने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड सा है, आप शायद सोच नहीं सकते कि ये भी आंसर हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आखिर। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? आपके जो हिंदू मंदिर हैं वो आपके कई देशों में आपको देखने को मिलते हैं, तो उन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली संस्था जो है मंदिरों के देखभाल के लिए स्थापित की है? ऑप्शन हैं आपके जापान, चीन, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। आपको लग रहा होगा शायद या तो बांग्लादेश होगा या जापान होगा, चीन और पाकिस्तान हो ही नहीं सकते। जी नहीं, आपका आंसर गलत है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सही पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है हिंदू मंदिरों के देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हाल ही में चर्चाओं में रहा पिलर ऑफ शेम स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये पिलर ऑफ शेम एक स्मारक है जो आपका कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपकी बीजिंग, हांगकांग, स्विट्जरलैंड या फिर मनीला। बताना है आपको कि जो पिलर ऑफ शेम स्मारक है ये आपकी कहाँ पर स्थित है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब आपका चर्चाओं में रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो बीजिंग के तियानबेन स्क्वायर में जो है मारे गए लोग हैं उनकी याद में हांगकांग विश्वविद्यालय के परिसर में एक जो है प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पर? बीजिंग के तियानबेन स्क्वायर में। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर बीजिंग के तियानबेन स्क्वायर में। ठीक, ये आपका जो है बीजिंग के तियानबेन स्क्वायर में एक हादसा हुआ था जहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हुई। तो उनकी याद में जो हांगकांग विश्वविद्यालय है आपका, कौन सा? हांगकांग विश्वविद्यालय, याद रखना है, हांगकांग विश्वविद्यालय में स्थित एक प्रतिमा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका स्मारक कहाँ पर है, ये आपका हांगकांग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हांगकांग में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई। आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2022 को, 31 जनवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022 को या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा संसद में जो आर्थिक समीक्षा है वो आपकी 31 जनवरी 2022 को पेश की गई। कब? 31 जनवरी 2022 को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक समीक्षा 2021-2022 का मूल विषय है। ऑप्शन हैं आपके दृष्टिकोण, समग्र, त्वरित दृष्टिकोण, क्षेत्र दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी आर्थिक समीक्षा 2021-2022 है, इसका जो मूल विषय है वो आपका बना है त्वरित दृष्टिकोण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अवश्य परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है, तो जो मूल विषय रहा है वो रहा है आपका त्वरित दृष्टिकोण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महामारी से, जो आपकी कोविड-19 महामारी थी, इसमें सबसे कम प्रभावित क्षेत्र रहा है कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका महामारी से जो सबसे कम आपका प्रभावित क्षेत्र रहा है वो कृषि और संबद्ध सेवा क्षेत्र रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र आपका सबसे कम प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्योंकि जो किसान हैं वो अपने काम में बिजी रहे, महामारी आए चाहे कुछ भी आए, उन्होंने अपना काम टाइम पर किया, उनको अपनी फसल भी टाइम पर बोनी थी, टाइम पर ही काटनी थी। ठीक, तो आपका सबसे कम जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो कृषि और संबद्ध सेवा क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। ऑप्शन हैं आपके सेवा क्षेत्र, स्टील क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मेडिकल क्षेत्र को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है आपको बताना है। तो ये है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है आपका वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में आता क्या है? अब ये सेवा क्षेत्र तो हम जान गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सेवा क्षेत्र होता क्या है। तो जो आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो तृतीयक क्षेत्र है आपका, जो टर्शियरी क्षेत्र होता है, तृतीयक
तृतीयक क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब ये तृतीयक क्षेत्र क्या है ये भी नहीं पता, तो ये जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें आपके ऐसे विषय आते हैं जैसे आपका न्याय हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, व्यापार हुआ, यातायात हुआ, संप्रेषण हुआ, पर्यटन हुआ, आपका लोक प्रशासन, सूचना, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें आपकी टर्सरी क्षेत्र में आती हैं। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कितने बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, कोई बाहर ही नहीं जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रभावित हुई। कौन कौन सी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। न्याय, आपको पता है कि टर्सरी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। न्याय, स्वास्थ्य आता है आपका, शिक्षा, शिक्षा के बाद यातायात आपका, मनोरंजन, मनोरंजन के बाद आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अलावा आपका पर्यटन, पर्यटन के अलावा आपका रहा लोक प्रशासन, सूचना, ये सारे क्षेत्र जो हैं आपके कहाँ पर आते हैं, ये आपके टर्सरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं महामारी के दौरान। तो आपको इन सबको कलेक्टिव वे में क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2022-2023 यहाँ पर डैश लगा लेना आप लोग कि डैश जो है 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP की वृद्धि दर अनुमानित की गई है। ऑप्शन हैं आपकी 6 से 6.5%, 8 से 8.5%, 9 से 9.5% या 7 से 7.5%। जो आपका वर्ष 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP की वृद्धि दर जो है वो अनुमानित की गई है। वो कितनी अनुमानित की गई है, 8 से 8.5%। कितनी, 8 से 8.5%। अब थोड़ा सा GDP के बारे में जान लेते हैं कि ये GDP है क्या। ये जो GDP है आपकी ये है क्या, तो जो देश की सीमा के भीतर सभी अंतिम जो आपके अंतिम माल और सेवाएं होती हैं उनका बाजार मूल्य होता है। ध्यान से समझना है कि GDP क्या होता है। आपको कोई भी देश है आपका, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई सा भी देश हो, तो एक देश की सीमा के भीतर कोई सा भी एक देश, यानी कि एक देश की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वो आपका GDP कहलाता है। क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। GDP का पूरा नाम क्या है आपका, GDP का पूरा नाम है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साथ ही साथ हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, याद रखना है आपको कि सकल घरेलू उत्पाद ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है आपकी आर्थिक प्रदर्शन होता है। जो GDP है क्या, तो जो आपका आर्थिक प्रदर्शन होता है उसकी माप है। जैसे हर किसी चीज़ की एक माप होती है, जैसे हम लोग वाटर को किस चीज़ में मापते हैं, हर एक चीज़ का एक माप करने का एक यंत्र होता है। ऐसे ही आपका जो आर्थिक प्रदर्शन है उसकी माप आपकी क्या है, GDP है। ठीक, तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग GDP के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP की वृद्धि दर अनुमानित जो की गई है वो है आपकी 8 से 8.5%। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारूप किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन है आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 है उसका जो प्रारूप है वो आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का जो प्रारूप है वो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती। ऑप्शन हैं आपके मैग्नस कार्लसन, नोदरवेग, अब्दुल्ला सत्तोरोव, इयान नेपोमिनिया चची। ठीक, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। नाम थोड़े से इनके डिफरेंट हैं, टफ हैं, तो इनकी जो बताना है आपको विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है। तो वो आपकी जीती है नोदरवेग, जो आपकी नोदरवेग है। नोदरवेग ने आपकी जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 2 जनवरी। जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है कब,
बताना है आपको। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप तो ये सब तो जान ही चुके होंगे कि अगर विश्व में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है तो बेसिकली हिंदी के प्रति जागरूकता ही फैलाने का जो है मेन मोटो होगा इस दिवस को मनाने का। क्या है? जागरूकता। ठीक, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस आपका 1975 में, कब? 1975 में कहाँ पर मनाया गया था? नागपुर में फर्स्ट टाइम आपका सेलिब्रेट किया गया था विश्व हिंदी दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब भारतीय हिंदी दिवस के बारे में भी जान लेते हैं कि भारतीय हिंदी दिवस भी आपका मनता है तो वो कब सेलिब्रेट होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपका जो भारतीय हिंदी दिवस है आपका 14 सितंबर को देखने को मिलता है। कब? भारतीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को देखने को मिलता है। कब? 14 सितंबर। ठीक, भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर। ठीक है, ये तो आपका विश्व हिंदी दिवस था जो कोई आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और भारतीय हिंदी दिवस 14 आपका सितंबर को सेलिब्रेट होता है प्रतिवर्ष। ठीक है, 14 सितंबर जो है आपका 1949 को संविधान की सभा ने हिंदी जो है आपका केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा मानी थी। तब से ये आपका 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। कब से? 1949 से सेलिब्रेट होता है। क्यों होता आ रहा है? क्योंकि आपका जो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो थी आपकी, संविधान सभा ने हिंदी जो है आपकी हिंदी भाषा को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा माना था। किसकी? केंद्र की आधिकारिक भाषा जब से माना तब से आपका ये सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको विश्व हिंदी दिवस और भारतीय हिंदी दिवस अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आता होगा। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 10 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है वो आपका 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट होता है। तो इसका रीज़न ये है कि इसी दिन आपके जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आपके स्वदेश वापस आए थे जो है गांधी जी। ठीक, इसी दिवस के रूप में आपका जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है आपकी कब की गई थी प्रवासी भारतीय दिवस की? तो 2003 में की गई थी। कहाँ से? न्यू दिल्ली से देखने को मिली थी इसकी शुरुआत प्रवासी भारतीय दिवस की। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो दिमाग में आया था वो किसके आया था? तो वो लक्ष्मीमल सिंधवी जी के दिमाग में आया था। किसकी? लक्ष्मीमल सिंधवी जी के दिमाग में आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होना चाहिए। तो ये इनकी दिमाग का जो है उपज थी। किसकी? लक्ष्मीमल सिंधवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, तो आपका 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 10 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपका वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स कब मनाया जाता है। तो ये आपका 6 जनवरी को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका संन्यास से रिलेटेड है कि आपकी किस देश की महिला खिलाड़ी जो भानुका राजपक्षे हैं इन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो श्रीलंका की खिलाड़ी हैं भानुका राजपक्षे, कहाँ की हैं? श्रीलंका खिलाड़ी हैं एक, जो आपकी क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीलंका जो है आपका एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। क्या है? हिंद महासागर में। आपको पता होगा कि ये आपका इंडियन ओशन में है। एक द्वीपीय देश है आपका। ठीक, वहीं आपको इनकी कैपिटल पता होना चाहिए। तो इनकी जो विधायी कैपिटल है वो आपकी है श्री जयवर्धनम पोटे। ठीक, क्या है विधायी कैपिटल? श्री जयवर्धनम या फिर आप इसको श्री जयवर्धनम कह सकते हैं या श्री जयवर्धनेपुरा भी कहते हैं। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, और आपकी जो न्यायिक कैपिटल है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? मैं इसको हटा देती हूँ,
इनकी जो न्यायिक कैपिटल है वो आपको देखने को मिलती है कोलंबो में, ठीक है। कोलंबो याद रखना है आपको। इनकी जो विधायी कैपिटल है वो कहाँ पर है, वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, क्या श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, फिर श्री जयवर्धनमपुरा, ठीक, याद रखना है आपको। वहीं इनकी जो न्यायिक कैपिटल है वो आपकी कोलंबो में देखने को मिलती है। और आपका श्रीलंका एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निधन से रिलेटेड है कि जो आपके अय्यप्पन पिल्लई हैं, इनका स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस पार्टी से संबंधित थे? जो आपके अय्यप्पन पिल्लई हैं, एक आपके फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह किस पार्टी से संबंधित थे? सपा, भाजपा, कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है आपके भाजपा के जो हैं सदस्य थे। किसके? भाजपा के। भाजपा का जो गठन है वो आपका कब हुआ था? भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इनका जो गठन है वो आपका 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वर्तमान में इनकी लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। भाजपा की वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 303। वहीं टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में? तो वो होती है आपकी 545। तो ये जो 545 टोटल सीटें हैं उनमें से 303 सीटें आपकी लोकसभा में आपकी भाजपा की हैं। वहीं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में इनकी 93 सीटें हैं। वहीं आपके 245 इनके टोटल सदस्य होते हैं। कितने? 245 इनके टोटल सदस्य हैं, जिनमें से आपकी 93 आपकी भाजपा के हैं। किसके हैं? भाजपा के हैं, याद रखना है। 303 सीटें आपकी इनकी जो भाजपा की हैं लोकसभा में, 93 सीटों की संख्या आपकी भाजपा की राज्यसभा में है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो किसी तरीके का। और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न हुआ करे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए। और जो भी आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए हो या फिर कुछ भी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। लोकसभा में 303, वहीं राज्यसभा में आपकी 93, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि विस्तारा एयरलाइंस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? जो आपके विस्तारा एयरलाइंस है उन्होंने किसी अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपकी विनोद कन्नन, अनिल लतीफ़, अशोक कुमार, उमाशंकर प्रसाद। तो जो आपके विनोद कन्नन है इनको आपका विस्तारा एयरलाइंस ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये तो पता होना चाहिए कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है। उद्घाटन भला याद ना रख पाओ कि किसने किया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, अगरतला, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो ये जो है आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जो है आपकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखने को मिलता है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, जिसका इनॉग्रेशन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन जो है आपका, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके शंकर वाजपेयी, संजय सिंह, अशोक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपका राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो आपके अशोक कुमार जी ने ग्रहण किया है। किसने? अशोक कुमार जी ने। आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईएसए से संबंधित है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के से कौन से नए देश सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? ऑप्शन है आपके एंटीगुआ और बारबुडा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो आपका आईएसए है इनमें आपके जो नए सदस्य देश हैं वो कौन से जुड़े हैं। ऑप्शंस आपको पता है। तो सबसे पहले तो आईएसए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या? इंटरनेशनल आईएसए, सोलर अलायंस। इनकी हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो हेडक्वार्टर है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। इसीलिए आईएसए इतना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक। आईएसए जो है आपका एक पहल थी, किसका? आपके मोदी जी की पहल पर आपके इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक। ये भी याद रखना है कि आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी पहल का परिणाम था आपका आईएसए। किसकी? मोदी जी की। पूछा जा सकता है कि किसकी पहल का परिणाम था, तो मोदी जी की पहल का ये परिणाम था। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो इसका शुभारंभ था वो कहाँ पर किया गया था? तो 2015 में पेरिस में किया गया था। कहाँ पर? 2015 में आपका पेरिस में।
लेकिन आपके हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलते हैं। ठीक, पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ISA के बारे में कि जो आपका जो ये ISA है वो आपकी पहल थी, किसकी, मोदी जी की पहल का परिणाम था। वहीं आपका जो इसका शुभारंभ है वो 2015 में पेरिस में देखने को मिला था। ISA का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इनकी हेडक्वार्टर आपकी गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो आपको बताना था कि नए सदस्य के रूप में कौन से जुड़ गए हैं ISA से, तो वो आपके एंटीगुआ और बारबुडा दोनों ही जुड़े हैं। ठीक, एंटीगुआ और बारबुडा दोनों ही जुड़े हैं। ये आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंटीगुआ और बारबुडा, ये दोनों अमेरिका महाद्वीप की जो कैरिबियन क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे ठीक, कैरिबियन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे ये दोनों। ये जो दोनों हैं आपके एंटीगुआ और बारबुडा, ये कैरिबियन सागर और अंध महासागर के बीच में स्थित हैं। याद रखना है आपको कि जब आप कैरिबियन सागर और अंध महासागर को देखेंगे तो आपको ये एंटीगुआ और बारबुडा दोनों ही मिल जाएंगे। ये दोनों ही आपके ISA के नए सदस्य के रूप में हाल में ही जुड़े हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।